Hello, in this lecture we are going to discuss about time division time switching system, and this is third lecture in this series on this topic, that is time division time switching. And as we have discussed earlier, that in time division time switching the data from the subscribers, suppose there are n subscribers 1 2 3 and n subscribers on inlet side, and there is a switch that provide the path cyclically sequentially to this subscriber to connect to the exchange or to the switching system. As in the time division time switching system, as we have discussed earlier, the data coming from the subscriber is in digital form, so, and also in serial manner. So there will be a serial to parallel converter that will convert the sequence of data from serial to parallel, and then the very important component over here, there will be data memory, and the data coming from the inlet side will be stored in this data memory, as well as there is a control memory also. Control memory, that means memory that is used to control the switching. So when a particular inlet or particular subscriber is connected to this exchange, it writes its data in data memory and also write the address of the outlet to which it like to communicate, or it is planning to communicate. That means हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि डेटा जो यहाँ से फैच आउट होगा वो देन जो कि पैरेलल कंडीशन में है, पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर हम यूज करेंगे, एंड नाउ फ्रॉम मेमोरी डाटा विल बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल, और ये डाटा फिर एक स्विचिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ करेंगे, एंड अगेन यहाँ का जो स्विचिंग सिस्टम है बाय द हेल्प ऑफ दिस साइक्लिक स्विच ये डेटा 1 by 1 n पॉइंट्स को प्रोवाइड करता हुआ जाएगा. All these are dependent on, all these are controlled by this control memory on the basis of data provided. और इसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट जो डेटा ट्रांसमिशन है फ्रॉम इनलेट टू आउटलेट, ऑल्दो प्रोसेस तो यही है कि जो इनलेट से डेटा आएगा दैट विल बी स्टोर्ड इन डेटा मेमोरी, and also inlet will provide the address of outlet to which it is to be communicated. Then on the basis of these two information, that is the to which outlet is to be communicated, उस outlet पर के लिए कंट्रोल मेमोरी डेटा मेमोरी से उस एड्रेस पर्टिकुलर एड्रेस से डाटा फेच आउट करके उस पर्टिकुलर आउटलेट को ट्रांसफ़र कर देगा. ये पूरा प्रोसेस है, एंड दिस प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड इन 3 वेज, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है सीक्वेंशियल राइट एंड रैंडम रीड, एंड द सेकेंड वन इज रैंडम राइट एंड सीक्वेंशियल रीड, एंड थर्ड वन इज जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रैंडम इनपुट रैंडम आउटपुट.
पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये जो राइट एंड रीड की बात हो रही है ये इम्पॉर्टेंट है, पहले भी हम रिपीट कर चुके हैं कि ऑलवेज कीप इन माइंड दैट राइट इज रिलेटेड टू राइटिंग सम डेटा इन डेटा मेमोरी एंड रीड हियर मीन्स रीडिंग डेटा फ्रॉम द डेटा मेमोरी। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि डेटा राइट कौन करेगा डेटा मेमोरी में, तो इनलेट से आया हुआ डेटा राइट होगा। डेटा रीड कहाँ के लिए होगा, तो डाटा रीड होकर के आउटलेट साइड में जाएगा। इतना सिंपल सा फंडा हमें दिमाग में रखना है, जिसमें से हम लोगों ने फर्स्ट डिस्कस कर लिया और उसमें देखा कि सीक्वेंसली डाटा कमिंग फ्रॉम इनपुट साइड और इनलेट साइड वाज रिटेन इनटू द डेटा मेमोरी बिकॉज सीक्वेंसली 1-to-1 कनेक्शन होगा इनलेट और डेटा मेमोरी के एड्रेस के बीच में। एंड ऑल्सो कंट्रोल मेमोरी का 1-to-1 कनेक्शन होगा आउटलेट से। तो आउटलेट के उन मेमोरी एड्रेस पे करस्पॉन्डिंग इनलेट का डाटा जिस पे जाना है उस पे एड्रेस सेव हो गया, वहाँ से रीड किया गया कि कौन से इनलेट का डाटा इस पर्टिकुलर आउटलेट पे जाना है, वहाँ से पता चल गया, उस पर्टिकुलर एड्रेस से डाटा उठाया और उस पर्टिकुलर आउटपुट पे सेंड कर दिया। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया एंड दैट वाज ऑन सीक्वेंशियल राइट एंड रैंडम रीड। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रैंडम राइट एंड सीक्वेंशियल रीड। इसका जस्ट ये अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे होगा, देखिए यहाँ पर जो कंट्रोल मेमोरी है, इस कंट्रोल मेमोरी के कंट्रोल मेमोरी के जो रजिस्टर्स हैं, एड्रेसेस हैं 1, 2, 3 एंड n, अगर n इसमें रजिस्टर्स हैं या एड्रेसेस हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर इनलेट से। फर्स्ट एड्रेस इज कनेक्टेड टू फर्स्ट इनलेट, सेकंड इज टू कनेक्टेड टू सेकंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। याद करिए जब हम सीक्वेंशियल राइटिंग हमने किया था तो वहाँ पे इनलेट इन सीक्वेंस कनेक्टेड था डेटा मेमोरी से, इसलिए जो भी इनलेट से डेटा आता था वो इन सीक्वेंस हमारा स्टोर हो जाता था डेटा मेमोरी में। यहाँ पर अब क्या है कि आप देखेंगे कि जो आउटलेट है वो डेटा मेमोरी से इन सीक्वेंस कनेक्टेड है, यानी आउटलेट 1 इज connected to first address of data memory, outlet 2 is connected to second memory of data memory and so on। अब इस प्रोसेस में होगा क्या, सबसे पहला क्या होगा, read CM that is control memory to find out the address of the outlet corresponding to the inlet। जो इनलेट जैसे ही अपने डेटा अपने पर्टिकुलर स्विच से जब उसका कनेक्शन होगा एक्सचेंज से, तो वो उस पर्टिकुलर आउटलेट का एड्रेस सेव कर देगा कंट्रोल मेमोरी में सीक्वेंसली, जिससे उसे कनेक्ट होना है। जैसे कि इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखें तो इन कंट्रोल मेमोरी का जो फर्स्ट एड्रेस रजिस्टर है जो कि कनेक्टेड है फर्स्ट इनलेट से, उसमें आउटलेट 4 का एड्रेस अवेलेबल है। इसका मतलब इनलेट से ये इंफॉर्मेशन सेव यहाँ किया गया है कि इसका डेटा कहाँ पर जाना है, आउटलेट 4 में जाना है। सिमिलरली I2 को कहाँ जाना है, I3 में, वो आउटलेट 3 पे भेजना अपना डेटा। इनलेट 3 को कहाँ भेजना, आउटलेट 1 पे भेजना है एंड सो ऑन। लास्ट का जो इनलेट है उसे अपने डेटा आउटलेट 2 पे भेजना है। ये कनेक्शन होते ही इनलेट ने कंट्रोल मेमोरी को ये डेटा प्रोवाइड करा दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटाज, जो इनलेट से आने वाला डेटा है that will be written into the data memory। कैसे देखते हैं, हमने देखा कि इनलेट 1 से आने वाला डेटा
O4 को जाना है, आउटलेट 4 को जाना है, तो सबसे पहला जो डेटा लिखा जाएगा, जो इनलेट से सबसे पहले डेटा आएगा, तो लिखा कहाँ जाएगा, आउटलेट 4, यानी 4th नंबर ऑफ डेटा मेमोरी का जो एड्रेस रजिस्टर है उसके 4th एड्रेस में सबसे पहला डेटा लिखा जाएगा। कौन सा डेटा लिखा जाएगा, जो सैंपल इनलेट 1 से आ रहा होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा, यानी यहाँ स्टोर कर दिया जाएगा। सिमिलरली दूसरे नंबर पे जब I2 का डेटा आएगा तो वो I2 कह रहा है कि मेरा डेटा कहाँ जाना है, आउटलेट 3 में, इसका मतलब इसका डेटा आउटलेट 3 में लिख दिया गया। इनलेट 3 का डेटा आ रहा है और वो ये कंट्रोल मेमोरी में अपना इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दैट इज़ टू बी ट्रांसमिटेड टू आउटलेट 1। तो तीसरा नंबर का जो डेटा रिटर्न राइट किया गया वो आउटलेट 1 में राइट किया गया। तो इस प्रोसेस में अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है कि जो डेटा है वो सबसे पहले एड्रेस नंबर 4 में लिखा गया, देन एड्रेस नंबर 3 में लिखा गया, देन एड्रेस नंबर 1 में लिखा गया, और लास्ट जो है सबसे लास्ट जो डेटा लिखा गया वो एड्रेस नंबर 2 में लिखा गया। यानी रैंडमली ये डेटा इस पूरे एड्रेस में लिखा जा रहा है। इस प्रोसेस में इसलिए नाम क्या रखा गया, रैंडम राइट। तो पहला ऑप्शन हो गया कि डेटा लिख गया, कहाँ पर लिख गया, मेमोरी एड्रेस में लिख गया, और कहाँ लिखा गया, उन कॉरेस्पॉन्डिंग आउटलेट के सामने जिन कॉरेस्पॉन्डिंग आउटलेट को पर्टिकुलर कनेक्टेड इनलेट अपना डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है। तो अगर फर्स्ट इनलेट अपना डेटा को 4th आउटलेट पे भेजना चाहता है तो इस फर्स्ट इनलेट का जो डेटा है वो 4th मेमोरी सेल ऑफ डेटा मेमोरी में पहला सबसे डेटा राइट होगा। देन सेकेंड इनलेट थर्ड आउटलेट को अपना डेटा भेजना चाहता है तो डेटा मेमोरी के थर्ड मेमोरी सेल में वो उसका डेटा लिखा जाएगा। तो इसका मतलब इस डेटा लिखने का कोई सीक्वेंस नहीं है, इसलिए इसका नाम दिया गया रैंडम राइट। अब ये जब सारा प्रोसेस हो गया, यानी कि रीड कंट्रोल मेमोरी टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ आउटलेट करस्पॉन्डिंग टू द इनलेट, जब ये रीड कर लेंगे हम यहाँ से, देन क्या किया हमने, राइट डेटा इन द डेटा मेमोरी करस्पॉन्डिंगली। यहाँ से जब हमने ये एड्रेसेस लिख लिए, रीड कर लिए, मतलब लिख लिए नहीं, रीड कर लिए, उन्हीं करस्पॉन्डिंग एड्रेसेस पे हमने डेटा को राइट किया। कहाँ पर, डेटा मेमोरी में। तो ये कैसा हुआ, रैंडम हुआ, इसलिए रैंडम राइट। एंड देन अब आगे का प्रोसेस क्या है, इस डेटा को आउटलेट को भेजना है, तो रीड द डेटा फ्रॉम द डेटा मेमोरी एंड सेंड इट टू आउटलेट सीक्वेंसली। अब यहाँ से जो आउटलेट पे डेटा जाएगा तो सबसे पहले आउटलेट 1 पे जाएगा, देन आउटलेट 2 पे जाएगा, आउटलेट 3 पे जाएगा। तो यहाँ से जो रीड होगा, सबसे पहले ये रीड होगा, देन ये रीड होगा, सीक्वेंसली रीड होगा। तो इसलिए इस प्रोसेस से जब डाटा को ट्रांसमिट किया जा रहा है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंडम राइट एंड सीक्वेंसली रीड। और इसको हम अगर प्रोसेसेस में डिवाइड करें तो सबसे पहला काम क्या है, डाटा मेमोरी, पहला स्टेप क्या है कि कंट्रोल मेमोरी को रीड करिए, उसके अकॉर्डिंग डेटा को डेटा मेमोरी में राइट करिए, एंड देन डेटा मेमोरी को रीड करिए। तो इस प्रोसेस में अगर देखा जाए तो कंट्रोल मेमोरी को रीड करना और डेटा मेमोरी में राइट करना, अगर मैं कंट्रोल मेमोरी के रीड ऑपरेशन को एक टाइम स्लॉट पहले स्टार्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद हम ये दोनों प्रोसेस पैरेलली चला सकते हैं। यानी पहला हमें इंफॉर्मेशन मिल गया कि डाटा कहाँ राइट होना है, तो जब तक ये डाटा यहाँ राइट हो रहा होगा दूसरा रीड कर लिया जाएगा, दूसरा जब तक राइट होगा तीसरा रीड कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे
तो इनके रेस्पेक्टिव जो टाइम अलग से लगना था वो एक ही टाइम लगेगा। और उस केस में जैसा हम लोगों ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था सीक्वेंशियल राइट एंड रैंडम रीड में कि ये टाइम अलग अलग यूज होना था, अब ये जो दोनों टाइम हैं वो एक साथ ही हो जाएंगे। तो हमारा जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड होगा वो दैट विल बी ts इक्वल टू 2tm। और उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से जो हमारा नंबर ऑफ़ स्विचिंग सिस्टम है, नंबर ऑफ़ स्विचेस जो कनेक्ट होंगे, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो नंबर ऑफ़ स्विचेस होंगे वो नंबर ऑफ़ स्विचेस कैसे निकाल पाएंगे हम लोग? तो हम लोग इस तरह से निकाल पाएंगे कि टोटल टाइम जो कंज्यूम हो रहा है टू सेट अप अ कॉल दैट इज़ 2m, और ऐसे कॉल कितने सेटअप कर पाएंगे हम लोग 125 माइक्रोसेकंड में, दैट विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय 2tm। इसका मतलब n विल बी इक्वल टू 125 माइक्रोसेकंड बाई 2tm। तो ये हमारा जो टाइम होगा, जो नंबर ऑफ स्विचेज होगा जो कनेक्ट हो सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू द प्रोसेस दैट इज़, जिसका नाम हमने क्या देखा, रैंडम राइट सीक्वेंशियल रीड। तो टाइम डिवीज़न, टाइम स्विचिंग के हमने इस पार्ट को डिस्कस किया, देन इस पार्ट को भी डिस्कस कर लिया। नाउ विल प्रोसीड फॉर रैंडम इनपुट एंड रैंडम आउटपुट। डेफिनेटली इन सिस्टम्स में कुछ ऐसी कमी है जिसको दूर करने के लिए हमें अगला कदम उठाना पड़ रहा है। और व्हाट आर दीज, ये हैं क्या? तो इसको देखा जाए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जो हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें विदाउट नोइंग कि विच इनलेट इज़ गोइंग टू इनिशिएट कॉल, हम सारे इनलेट्स को बारी बारी से वन बाय वन वी आर कनेक्टिंग। वो इनलेट कनेक्ट होना चाहता है या नहीं होना चाहता है, दैट मीन्स वो कॉल इनिशिएट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, नॉट डिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट स्विच है जो परमानेंटली कॉन्टिन्यूसली, नॉट परमानेंटली, कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है और 125 माइक्रोसेकंड में ये पूरा कनेक्शन का चक्र पूरा करके वापस यहाँ से शुरू कर दे रहा है, ऐसे ही आउटपुट साइड में। तो अब देखें अगर, तो मान लीजिए कि n इक्वल टू 100 है और ये स्विच हर एक 125 माइक्रोसेकंड में 100 सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट कर रहा है। सब्सक्राइबर ना बोलें, 100 इनलेट लाइंस को कनेक्ट कर रहा है। और मान लीजिए कि उन 100 में से 50% जो सब्सक्राइबर हैं वो कॉल इनिशिएट करना चाहते हैं। तो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में हम लोग 50 कॉल को सेटअप कर रहे हैं और यूज़ कितना स्विचेज कर, टाइम कितना यूज़ कर रहे हैं, 100 का। तो दैट मीन्स दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ स्विच एज वेल एज वेस्टेज ऑफ पावर ऑल्सो। तो इसको दूर करने के लिए एक सबसे जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये जो सीक्वेंसली कॉन्टिन्यूसली ये जो ट्रैकिंग हो रही है, हर एक इनलेट को हम कनेक्ट करते जा रहे हैं, इसको सिलेक्शन बेसिस पे कंट्रोल करना अगर शुरू कर दें तो ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पहले उन्हीं सब्सक्राइबर्स को कनेक्ट करें, उन्हीं इनलेट्स को कनेक्ट करें जो कॉल इनिशिएट करते हैं या जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और देन आगे का प्रोसेस सारा कुछ वही है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा और वो आगे उसमें प्रोसेसेस बढ़ेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा देखा जाए तो
सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी इनलेट अपना कॉल सेटअप करना चाहता है वो एक्सचेंज से जब रिंग करेगा, यानी कि जब अपना कनेक्शन सेटअप करेगा, तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन वो एक्सचेंज को देगा वो ये देगा कि वो कौन से कॉल्ड सब्सक्राइबर यानी आउटलेट से कनेक्ट होना चाहता है। वेरी सिंपल पार्ट। ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही हमें कंट्रोल मेमोरी में स्टोर मिल गया तो कंट्रोल मेमोरी को रीड करने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर इनलेट जो कि अभी एक्टिव हुआ है, जो कि अभी बात करना चाह रहा है, यानी दैट वांट्स टू कम्युनिकेट टू सम सब्सक्राइबर एट आउटलेट साइड, वो कौन से सब्सक्राइबर से कनेक्ट होना चाहता है। तो अब जिस भी सब्सक्राइबर से वो कनेक्ट होना चाहता है उस सब्सक्राइबर के लिए इस पर्टिकुलर इनपुट के डेटा को, जो कि डेटा मेमोरी में इस इनपुट ने अपना स्टोर कर रखा, वहाँ से फेच आउट करेंगे और उस पर्टिकुलर आउटलेट पे सेंड कर देंगे। तो यहाँ इस प्रोसेस में होगा क्या कि दोनों ही बात, रीडिंग एंड राइटिंग, दोनों ही रैंडम होगा। इस फिगर के माध्यम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि इनलेट पे सबसे पहला काम, जो भी एक्टिव इनलेट है, हाँ एक खास बात और इसमें हमें डिस्कस करना है कि ये जो रैंडम इनपुट एंड रैंडम आउटपुट टाइप ऑफ सिस्टम है उसमें डेटा मेमोरी तो एक है लेकिन कंट्रोल मेमोरी दो है, करस्पॉन्डिंग टू द इनलेट एज वेल एज आउटलेट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कंट्रोल मेमोरी आप देख रहे हैं उस कंट्रोल मेमोरी में मान लीजिए इनलेट नंबर 1 अपना कॉल इनिशिएट करना चाह रहा है, तो वो इनलेट नंबर 1 कंट्रोल मेमोरी के मेमोरी नंबर 1 में अपना एड्रेस उस पर्टिकुलर कंट्रोल मेमोरी उस पर्टिकुलर आउटलेट का सेव कर दिया जिससे वो कम्युनिकेट होना चाहता है। तो कहाँ पर सेव हुआ? तो वो सेव हुआ फर्स्ट एड्रेस ऑफ द कंट्रोल मेमोरी। अब करेस्पॉन्डिंगली ये जो पार्ट है कंट्रोल मेमोरी 2 का जो फर्स्ट एड्रेस है, उस फर्स्ट एड्रेस में ये हमें समझ में आ गया कि डेटा कौन से पर्टिकुलर आउटलेट को जाना है। तो प्रोसेस पूरा क्या हुआ? प्रोसेस ये हुआ कि कंट्रोल मेमोरी से रीड किया गया और कंट्रोल मेमोरी से रीड करने के बाद ये पता चला कि इनलेट, फिर से समझते हैं, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रोसेस है थोड़ा सा पिछले प्रोसेसेस से थोड़ा सा लेंदी है। तो मैं फिगर को फिर से स्केच आउट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर डिले। जैसे कि कहने का मतलब ये कि यहाँ एक कंट्रोल मेमोरी है CM1 और यहाँ भी एक कंट्रोल मेमोरी है CM2। जैसे ही कोई इनलेट, मान लीजिए इनलेट A एक्टिव हुआ, जैसे ही वो एक्टिव होगा तो कौन सा इनलेट एक्टिव हुआ वो उस इनलेट का एड्रेस यहाँ पर सेव हो गया। करेक्ट। अब ये जो इनलेट है उसका एड्रेस अगर फर्स्ट पे सेव हुआ है, इस कंट्रोल मेमोरी के फर्स्ट एड्रेस पे अगर सेव हुआ है, तो कंट्रोल मेमोरी 2 के फर्स्ट एड्रेस पे ही उस आउटलेट का भी एड्रेस सेव होगा जिससे ये इनलेट कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इस तरह से सोचिए आप, यहाँ आपका कंट्रोल सिस्टम है
कंट्रोल सिस्टम ने एक ट्रैक को सेंस किया कि कोई एक आपका इनलेट इज एक्टिव, इज इनिशिएटिंग टू कॉल। जैसे ये पता चलता है कि कोई इनलेट एक्टिवेट हो रहा है टू इनिशिएट कॉल, वो उस पर्टिकुलर इनलेट का एड्रेस कंट्रोल मेमोरी में सेव हो जाएगा और वो इनलेट जो एड्रेस प्रोवाइड करेगा कि वो कौन से आउटलेट से कनेक्ट होना चाहता है, वो एड्रेस, जैसे ये इनलेट का एड्रेस यहाँ सेव हुआ है फर्स्ट एड्रेस में, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटलेट का भी जो एड्रेस होगा वो फर्स्ट में सेव होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी इनलेट का एड्रेस अगर मेमोरी नंबर X में सेव हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटलेट जो होगा उसका भी एड्रेस CM2 के X नंबर के मेमोरी सेल में सेव होगा। यानी इनका जो रिलेशन है 1 to 1 है, जो इनके साथ जिस नंबर पे होगा उसी नंबर पे कंट्रोल मेमोरी 2 के साथ होगा। तो आपको क्या क्या बात पता चल गई? आपको बात ये पता चल गई कि यहाँ पर से पता ये चल गया कि हमें इनलेट A या इनलेट 1 से डेटा लेना है। इसका मतलब इनलेट A का डेटा यहाँ पे राइट कर दिया गया। अब अगला स्टेप हमें ये पता है कि इस डेटा को कहाँ पे जाना है। तो मान लीजिए आउटलेट Y पे जाना है, तो अब अगला स्टेप क्या होगा कि यहाँ से डेटा रीड किया जाएगा और इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा Y पर। सिंपल है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेसेस जो होंगे वो दोनों तरफ होंगे। यहाँ पर क्या राइट किया, एड्रेस राइट हुआ। दूसरा क्या हुआ, डेटा राइट हुआ। यहाँ 2 प्रोसेस हो गए, एड्रेस राइट करना और डेटा राइट करना। इधर क्या 2 प्रोसेस होगा आगे का, ये पता करना कि कौन से आउटलेट पर इस डेटा को ट्रांसमिट करना है। यानी रीड किया किसको, कंट्रोल मेमोरी को, फिर अकॉर्डिंगली ये जो डेटा स्टोर है उसको रीड किया और करस्पॉन्डिंग Y पे भेज दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो डेटा राइट होगा इस डेटा मेमोरी में वो भी रैंडम होगा, क्योंकि कौन सा इनलेट कब एक्टिव हो जाए ये सीक्वेंस में नहीं होगा। तो अगर इनलेट नंबर 4 अगर एक्टिव होता है तो जो सबसे पहला डेटा राइट होगा वो 4 नंबर के एड्रेस पे राइट होगा। किसका होगा, तो 4th का होगा। ये कैसे पता चलेगा, CM1 से पता चलेगा। तो यहाँ डेटा जो राइट होगा वो 4th, 3rd, 2nd, 1 किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सक्राइबर अपना कॉल सेटअप करना चाहता है। उसी तरीके से जो डेटा रीड होना है फाइनली फॉर द आउटपुट, वहाँ भी ऐसा ही होगा कि इस कौन से पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा रीड करना है ये डिपेंड करेगा कि कौन से पर्टिकुलर आउटलेट के लिए इसको जाना है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे रैंडम इनपुट एंड रैंडम आउटपुट। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाने में एक ही हमारे पास जो बेनिफिट हो रहा है वो ये हो रहा है कि हम जेन्युइन कॉल जो इनिशिएट हो रहे हैं उन्हीं के सेटअप की बात कर रहे हैं, न कि हर एक कॉलिंग पार्टी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली वो आउटपुट साइड में भी ऐसे ही हो रहा है कि जो हमारा कॉल्ड पार्टी है उसी से कनेक्शन हो रहा है, हर एक पार्ट से कनेक्शन नहीं हो रहा। हाँ, इसमें एक बात ज़रूर है कि जो TS होगा वो टोटल 4 TM के अकॉर्डिंग होगा, 2 स्टेप यहाँ पर, 2 स्टेप यहाँ पर। बट अगर इनका हम पैरेलल इनकी फंक्शनिंग कर लें तो ये 2 TM हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्रोसेसर अगर हम डेवलप कर लें, चूँकि ये डिजिटल है, तो ये TM तक भी रिड्यूस किया जा सकता है।
तो अगर हम प्रोसेसर की बात ना करें, हम सिंपली बात ये करें कि हमारा स्विचेस जो कनेक्ट हो रहे हैं वो कितने होंगे, तो हम देखेंगे कि TS टाइम इज इक्वल टू 2TM जो कॉल सेटअप में लग रहा है। तो हम ऐसे कितने कॉल कर सकते हैं, ऐसे कितने लोगों का कॉल पूरा कर सकते हैं। मान लिया n है मल्टीप्लाई बाय 2m, तो यहाँ से हमें n की वैल्यू मिल सकती है 125 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाई 2TM। ये रिलेशन हमारे पास आएगा फॉर रैंडम इनपुट एंड रैंडम आउटपुट। तो इन कंक्लूज़न अगर हम बात करें कि हमने क्या डिस्कस किया अभी तक, तो हम लोगों ने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को, बहुत बड़े पार्ट को इन ब्रीफ ही कहेंगे, क्योंकि इसके हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसमें अदर जो टेक्निकल फैक्टर्स हैं उस पर हम नहीं जा रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, these lectures are for the final student of BTech Electronics and Communication Engineering for the subject electronic switching, that means it is related to telecom switching। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पार्ट था उसको हमने कवर किया, एंड रेस्ट पार्ट विल बी कवर्ड इन सम अदर टाइप ऑफ लेक्चर सीरीज़। कवर ज़रूर करेंगे जिससे कि इस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को एक वीडियो लेक्चर का एक रूप दिया जा सके। तो क्या हम लोगों ने डिस्कस किया अप टू दिस पॉइंट? स्पेस डिवीज़न स्विचिंग हम लोगों ने डिस्कस किया। हम बात करें तो हम लोगों ने पर्टिकुलरली डिस्कस किया है टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग। हम लोगों ने डिस्कस किया टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग। पहले तो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया टाइम डिवीज़न का, देन स्पेस स्विचिंग। उसमें भी हम लोगों ने इनपुट ड्राइवन, आउटपुट ड्राइवन एंड बोथ ड्राइवन डिस्कस किया। एंड देन डिस्कस किया हमने टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग। इसमें भी हमने डिस्कस किया सीक्वेंशियल राइट, रैंडम रीड, रैंडम राइट, सीक्वेंशियल रीड एंड रैंडम इनपुट, रैंडम आउटपुट। और सबके हमने केवल इस बात पे डिस्कशन किया कि उनका कॉल फ्लो कैसे है, कॉल जो सेटअप करते हैं उसका प्रोसेस क्या फॉलो करते हैं। एंड देन उसमें कुछ एक रिलेशंस हम लोगों ने डिस्कस किया टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्विचेस। तो ये सारा कुछ रैंडम इनपुट एंड रैंडम आउटपुट डिस्कस करने के बाद हम इस टॉपिक को यहाँ कंक्लूड करते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू टाइम डिवीज़न स्विचिंग। लेकिन इसके आगे एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं जिसका नाम है टाइम मल्टीप्लेक्स्ड। टाइम मल्टीप्लेक्स्ड, टाइम मल्टीप्लेक्स्ड स्पेस स्विचिंग या टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग। अब तक जो हमारा डिस्कशन था टाइम डिवीज़न स्पेस स्विचिंग या टाइम डिवीज़न टाइम स्विचिंग, वहाँ पर जो इनलेट और आउटलेट थे वो डायरेक्टली कमिंग, दे वर कमिंग फ्रॉम सब्सक्राइबर। यहाँ जब हम टाइम मल्टीप्लेक्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हमारा जो मतलब है वो ट्रंक लाइन, यानी कि ये जो इनलेट्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम सम एक्सचेंज, नॉट कमिंग फ्रॉम सब्सक्राइबर। तो उन पे जो डेटा होगा वो टाइम मल्टीप्लेक्स डेटा होगा, यानी कि एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पर एन सब्सक्राइबर से मल्टीप्लेक्सिंग के साथ जो डेटा एक फ्रेम के रूप में कलेक्ट हो रहा था वो यहाँ आएगा। यानी एक इनलेट पर एक फ्रेम ऑफ डेटा होगा। यानी मान लीजिए उस पर्टिकुलर एक्सचेंज से 10 सब्सक्राइबर अगर कनेक्टेड थे तो एक फ्रेम में 10 सब्सक्राइबर का एक सैंपल होगा, यानी 10 सब्सक्राइबर का डेटा होगा और वही मल्टीप्लेक्स्ड होकर आ रहा है। और यहाँ पर अगर स्पेस स्विचिंग के थ्रू आगे ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट विल बी कॉल्ड टाइम मल्टीप्लेक्स स्पेस स्विचिंग।
अगर टाइम स्विचिंग के साथ हो रहा है यानी टाइम स्लॉट इंटरचेंज हो रहा है तो उसको बोला जाएगा टाइम मल्टीप्लेक्स टाइम स्विचिंग. तो this will be discussed in next lecture, and now we are going to conclude this lecture at this point. Thank you so much.